नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जायद में मूंग की खेती किसानों के लिए लाभकारी। फल मक्खी कीट कद्दू वर्गीय फसलों में पहुंचा रही है अधिक नुकसान। हमारे प्रदेश में रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो जाते हैं। ऐसे में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की भरपूर व्यवस्था है, वे इस समय ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप अधिक पैदावार लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और खेत तैयारी से लेकर बुआई तक के सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के विषय विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी से। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कैसे करें, क्या सावधानियां रखना चाहिए, कैसी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोनी से लेकर के उसके पूरे वानस्पति की वृद्धि को लेकर आदि पर हम चर्चा करते हैं। मूंग की खेती ये कम दिन की फसल है, ये जो है 55 से 60 दिन की फसल है और इसमें 2 महीने में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो बोनी का उपयुक्त समय है वो आप 20 मार्च तक बोनी करें। सबसे पहले हमें किस्म का चयन करें। किस्म में जो ग्रीष्मकालीन मूंग की किस्म है वो PDM 139 जिसको हम सम्राट के रूप में जानते हैं, और दूसरी किस्म है PDM 11 जो विराट के नाम से जानी जाती है। तीसरी किस्म है एक मेघा कहते हैं, ये भी किस्म बहुत अच्छी किस्म है। एक किस्म है K421 किस्म बहुत अच्छी किस्म है। तो ये किस्म में सहन करने की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, तो ऐसी किस्म का हमें इसमें से किस्म का चयन करें। खेत हम जैसे बताए कि क्योंकि दलहनी फसल है तो इसमें बहुत ज़्यादा बोनी जुताई की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चाहें तो एक आध जुताई आप हल्के हल से कर दें और सीधा आप सूखा बोनी कर सकते हैं। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन। वैसे तो मिट्टी परीक्षण आधारित हमें उसमें डालना चाहिए। वैसे एक सामान्य रूप से जो अनुशंसित मात्रा है वो 20-50-20 की है NPK और 20 kg सल्फर। तो इस तरह से NPKS 20-50-20-20 का प्रति हेक्टेयर हमें उपयोग करना चाहिए। इसको आप बोने के पूर्व, देखिए हम फर्टिकम सीड ड्रिल से उससे बोनी करते हैं तो उसमें जो अलग पेटी होती है उर्वरक का उसमें उसको मिला लें और ऊपर बीज उपचार करके अब फर्टिकम सीड ड्रिल से हम सीधे बोनी कर दें। दूसरा जो बीज की मात्रा है, बीज की मात्रा हम क्योंकि खरीफ का सीजन है कि 10 किलो प्रति एकड़ माने 25 किलो प्रति हेक्टेयर हमें बीज की मात्रा का उपलब्ध करना पड़ेगा बोनी के लिए। बिना बीज उपचार करके हमें बोनी नहीं करना है। हमें जैसा पहले मालूम है, भले यदि प्रतिरोधक क्षमता है इसके बावजूद भी आप जो है सबसे पहले तो फफूंदनाशी से बीज उपचार करें जो बीटावैक्स पावर के नाम से आता है। उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उसको, फिर इसके बाद में एसिटामाप्रिड 3 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उसको बीज उपचार कर लें। और फिर बोनी के समय हमें राइजोबियम से जो आपकी मूंग के लिए उपयुक्त है उससे हमें 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करने के बाद आप सीधे बोनी कर दें। गैप की बात होती है तो हमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है जिसको हम 12 इंच कहते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर हमें रखना है। इस चीज़ को भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हम उपयुक्त समय में हम इसकी बोनी कर दें। अब बात आती है क्योंकि हम ग्रीष्मकालीन हम मूंग की खेती की बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि सिंचाई की
जल्दी आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी के अनुसार, यदि हैवी सॉयल है, यदि आपकी भारी मिट्टी है तो 1 हफ्ता लग जाता है, और यदि भारी मिट्टी नहीं है, दोमट है, ये है, तो हमें 3 से 4 दिन में ही सिंचाई, हमें हल्की सिंचाई करना चाहिए। नमी बना के रखना है, माने पापड़ी ना उसमें निकलने पावे ज़मीन में, और नमी बराबर बना के रखें। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फिर दोबारा हमें किसी भी तरह का खरपतवार नाशी का अपनी फसल में प्रयोग नहीं करना, इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसी धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में जिस कीट का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है वह है फल मक्खी कीट। इस मक्खी की वयस्क मादा फल लगने के तुरंत बाद उनमें अंडे दे देती है। ये अंडे लार्वा में बदलकर फल को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फल के उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो आप कैसे करें इस फल मक्खी कीट का नियंत्रण? आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार से। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों पे लतर वर्गीय फसल का थोड़े दिनों पे अभी आधा तैयार हो गया है और थोड़े दिनों पे वो फल आना शुरू हो जाएगा। तो लतर वर्गीय फसलों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है कीट के हिसाब से, वो फल मक्खी है। वो क्या करता है, वो उसकी मादा जो है अपने अंडे फल के अंदर घुसेड़ कर अंडे दे देती है। अपना उदर का निचला हिस्सा फल के अंदर घुसेड़ती है और अपने जननांग को उसके अंदर घुसा देती है फल के अंदर, और वो अंडे दे देती है, जिससे अंडे से शिशु 24 घंटे के अंदर निकलता है। और शिशु जब निकलता है तो किसी भी प्राणी को खाने पीने का चीज़ चाहिए, वो वहीं पर फल के अंदर ही खाना खाता है और मलमूत्र त्याग करता है। तो इससे क्या होता है कि फल में सड़न हो जाता है। जो फल आपको खाना है या बाज़ार में बेचना है तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, या तो पूरा ही नुकसान होता है या जो भी होता है उसका बाज़ार अच्छा नहीं मिल पाता है। तो इससे बचने के लिए आप उसमें एक बाज़ार में उपलब्ध है प्रपंच, फेरोमोन ल्यूर बोलते हैं, जो रेडीमेड उपलब्ध है। इसको अगर 1 एकड़ में अगर ज़्यादा है फल मक्खी का प्रकोप तो 20 लगाएंगे 1 एकड़ में। और सिर्फ जानना है कि हमारे यहाँ उसका प्रकोप है या नहीं है, तो फूल लगने के बाद फल आना जैसे ही फल लगना शुरू होगा उस समय लगा दें। 5 लगाएंगे तो उसमें 1 एकड़ में पहले 5 लगा लें। उससे क्या होगा कि हमारा जो मॉनिटरिंग कहते हैं, जो देखना कहते हैं, वो हो जाएगा, जिसमें मक्खियाँ फंसेंगी। अगर मक्खी फंस रही हैं तो आप जो फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन फंदा है, उसका मात्रा बढ़ा देंगे, 1 एकड़ में 20 कर देंगे। इसके अलावा फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए एक देशी तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें आप 1 एकड़ खेत के लिए गुड़ या चीनी का 1 लीटर गाढ़ा घोल तैयार करें और उसमें 10 मिलीलीटर मेलाथियान दवा मिलाएं और छोटे छोटे मिट्टी या प्लास्टिक के प्यालों में आधा आधा भरकर 8 से 10 जगह पर रखें। इससे आकर्षित होकर फल मक्खी कीट नष्ट हो जाएंगे। जिसमें क्या होगा कि जितने नर कीड़े हैं वो उसमें फंस जाएंगे और उनका नर और मादा का मिलन नहीं होगा फल मक्खियों का, जिससे कि मादा मक्खी है जो अंडे नहीं देगी। जब अंडे नहीं देगी तो उसका आगे वंश नहीं बढ़ेगा, और वंश नहीं बढ़ेगा तो आपका फल बर्बाद नहीं होगा। इस तरह से लतर वर्गीय फसलों में जो अहम कीड़ा है उसका हम लोग फल मक्खी उसका हम लोग बचाव कर देंगे। और थोड़ा सा किसान भाई अपना जहाँ खेत में सब्जी लगाए हैं
मेड़ पे और आसपास में थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर खरपतवार होते हैं और जहाँ गंदगी होती है वहाँ कीड़ों मकोड़ों का आश्रय स्थल हो जाता है, खरपतवार में आश्रय स्थल हो जाता है, जिससे कि उनके फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान रख के अपने लतर वर्गीय फसलों को उत्तम लाभ लें। अपने प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में थनैला रोग हो जाता है। यह रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। यदि सही समय पर इस रोग का निदान नहीं किया गया तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या है थनैला रोग के कारण, लक्षण और बचाव उपचार के उपाय, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश जहाँ पर हमारे देशवासियों की आय का मुख्य स्रोत कृषि और कृषि से लगे हुए पशुपालन। थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारत में दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी के कारण होता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि नाम से ही विदित है कि यदि पशु के थन ही खराब हो जाएंगे तो ऐसे पशु से क्या उत्पादन मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। थनैला मतलब थन का सूज जाना, थन में किसी तरह की बीमारी हो जाना, जिससे कि पशु पूर्ण रूप से दूध का उत्पादन नहीं कर पाता। अगर दूध बन भी रहा है तो दूध निकल नहीं पा रहा, मीन्स कहीं ना कहीं तो कोई समस्या हो जाती है। न केवल ये जीवाणु जनित, कई बार चोट के कारण भी हो जाती है, कई बार प्रबंधन अच्छा नहीं होता उसके कारण हो जाती है, कई बार खान पान में कोई कमी होती है उसके कारण भी हो जाती है। तो इस तरह से यह बीमारी कई प्रकार के कारकों द्वारा हो सकती है। अगर दूध में खून आ रहा है, अगर दूध में आपको लगता है कि मवाद आ रही है, छितले जैसे पड़ रहे हैं, अगर इस टाइप की कोई समस्या हो रही है तो निश्चित ही तौर पर वो तो थनैला रोग हो चुका है। अयन का आकार बदल जाता है, दूध का फटा हुआ या दही के समान चिथड़े आने लगते हैं और ऐसे दूध को किसी काम में नहीं लिया जा सकता है। यदि थनैला रोग का समय रहते बचाव कर लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। जो दुधारू जानवर को अपने पास रखे हुए हैं उसका प्रबंधन अच्छे से करें। दूध धोने से पहले जानवर के थन को अच्छी तरह से, संभव हो तो गुनगुने पानी से, और अगर आप कर सकते हैं तो कहते हैं लाल दवा के पानी से उसको धो लें। धोने के पश्चात फिर एक साफ पानी से धो और उसके बाद ही उसके दूध का दोहन करें। जब दूध का दोहन कर लेते हैं, दूध का दोहन कर लेने के पश्चात भी उसको गर्म या गुनगुने पानी से धोएं और उसके बाद ही उसको छोड़ें। कई बार क्या करते हैं हम, अगर आप नकलिंग करते हैं, अंगूठे के द्वारा आप करते हैं, तो उससे उसके थनों में चोट पहुंचती है और उस चोट से उसको बीमारी हो सकती है। उसमें कई बार गठिया भी पड़ जाती है। जो स्थान जहाँ पर भी हम जानवर के बैठने का स्थान है, उस स्थान पर एक तो ध्यान रखें कि वो जमीन जो है वो ऊबड़ खाबड़ ना हो, या कच्ची जगह होगी तो जानवर को बैठने में चोट नहीं लगेगी। और उस जगह पर जो भी कुछ गंदगी है उसको तुरंत साफ कर दें। जब जानवर वहाँ पर आता है, बैठता है, रात भर जुगाली करता है, तो वो जगह बिल्कुल साफ स्वच्छ रहे। दूध व्यवसायी पशुपालकों के लिए थनैला एक चुनौती से कम नहीं है। थनैला रोग से पशुपालकों को बहुत हानि होती है। इसको समय पर पहचान कर पशु चिकित्सक की मदद से तुरंत इलाज करवाना चाहिए। दूध में आपको लक्षण कुछ भी नहीं दिखाई देते कि दूध खराब हो गया, पर कहीं ना कहीं बीमारी चल रही है, जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। मींस रोग दूध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है पर जानवर को अंदर ही अंदर बीमारी चल रही है। कि आप एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, हर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध कराया जाता है। आपको केवल अपने चारों थन का दूध ले जाना है और वहाँ पर एक प्लास्टिक का पैडल जैसा होता है, उसमें वो दूध डाल के देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जो दूध है वो जेली के जैसा तो नहीं बन रहा। अगर वो दूध वैसा बन रहा है इसका मतलब दूध में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमारी कहीं ना कहीं आ चुकी है। और अगर आपने उस समय इलाज कर लिया तो आप ये मान के चलें कि आप अपने पशु को और अपने पशु के दूध को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। अगर हम थनैला रोग की रोकथाम के लिए पशु चिकित्सक है उससे परामर्श लें, इलाज कराएं। 5 से 7 दिन अगर आप इलाज कराते हैं तो आपके पशु के थनैला रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है और जैसा पहले उत्पादन था वैसा ही उत्पादन आपको पुनः मिल सकता है। तो अगर आप शुरू से ही बचाव करेंगे तो शायद इस तरह के होने वाले आर्थिक हानि को भी रोकेंगे।
स्वच्छ दूध पिएंगे, स्वस्थ दूध पिएंगे, अपने आप को भी स्वस्थ रखेंगे और देश को भी स्वस्थ रखेंगे। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर से प्राप्त मौसम रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, रायसेन, बैतूल, होशंगाबाद और इनके आसपास के जिलों के किसानों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह है कि गन्ने के पौधों की पत्तियों को आपस में बांध दें, जिससे तेज हवा के कारण हानि न हो। गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें, जिससे तेज हवा से हानि न हो। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। यह जुताई 3 साल में एक बार अवश्य करें। खेत की नरवाई में आग न लगाएं। जायद फसल जैसे भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करते रहें एवं सिंचाई की व्यवस्था करें। जैसा कि हल्की बारिश के साथ बादल युक्त मौसम रहने का अनुमान है, अतः रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। इनके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम या एसिटामिप्रिड दवा की 0.35 से 0.45 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों से अधिक उत्पादन लेने के लिए 2 पत्ती एवं 4 पत्ती की अवस्था पर इथ्रेल 200 से 250 ppm यानी 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जायद फसल जैसे मूंग, उड़द, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बोनी की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रजातियों में PDM 11, JM 721, TJM 1 तथा उड़द की उन्नत प्रजातियों में उड़द 2, PDU 1, TPU 4 इत्यादि का चयन करें। बुआई 5 मार्च से पहले न करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चना और मटर में संयुक्त रूप से फल मक्खी, फलबग और मात का प्रकोप होने की संभावना है। प्रति वर्ग मीटर 2 से 3 इल्ली दिखाई देने पर नियंत्रण के उपाय अपनाएं। प्रोफेनोफास 50 EC 1.5 लीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चना, मसूर, धनिया आदि फसलों में सबसे पहले माहू एवं जड़ माहू का प्रकोप देखा जाता है। नियंत्रण के जरूरी उपाय अपनाएं। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स के प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने पर आम के बोर झड़ने लगते हैं। नियंत्रण के लिए आम के फल मटर के आकार होने पर NAA 200 ppm मात्रा का छिड़काव करें। आम के तने के चारों ओर मिली बग से बचाव के लिए गुड़ाई करने से पहले क्लोरोपाइरीफास 1.5% धूल प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें और तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी चिपकाएं। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। टीके 25 अप्रैल तक अवश्य लग जाने चाहिए। किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम हरिखेड़ा, जिला बिलासपुर के किसान जगत राम ने। आप मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो जगत राम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
मिर्च अपने तीखे गुणों के कारण मसाला की मुख्य फसल है। इसकी खेती से किसान वर्ष भर अच्छा लाभ कमाते हैं। कभी कभी रोगों के कारण इसका उत्पादन कम हो जाता है और जो किसान समय रहते रोगों की सही पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं वो इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि मिर्च की फसल में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण और रोकथाम के बारे में, जो इस प्रकार से है। एंथ्रेक्नोज रोग। ये रोग कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। रोग के शुरुआती लक्षणों में पत्तियों पर छोटे छोटे विशेष आकार के गहरे भूरे और काले धब्बे बनते हैं। रोग के तीव्र होने पर शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती हैं। फलों के पकने की अवस्था में छोटे छोटे काले गोल धब्बे बनने लगते हैं। बाद में इनका रंग धूसर हो जाता है, जिसके किनारों पर गहरे रंग की रेखा होती है। प्रभावित फल समय से पहले झड़ने लगते हैं। अधिक आर्द्रता इस रोग को फैलाने में सहायक होती है। एंथ्रेक्नोज रोग नियंत्रण के उपाय। इस रोग से फसल को बचाव के लिए मैंकोजेब या कार्बनडाइज्म नामक दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर परड़ी छिड़काव करें तो काफी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। लीफ कर्ल, मरोडिया या चुर्रा मुर्रा रोग। ये मिर्च की एक भयंकर बीमारी है। ये एक विषाणु जनित रोग है। ये रोग फसल में ज्यादातर आता है। इसमें पत्तियां अनियमित ढंग से मुड़ जाती हैं और पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा फलों का आकार छोटा होने लगता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा फल विहीन हो जाता है। अगर इसका समय रहते नहीं नियंत्रण किया गया तो ये पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। लीफ कर्ल रोग का नियंत्रण। ये एक विषाणु रोग है। ये रोग सफेद मक्खी से फैलता है, अतः इसका नियंत्रण भी सफेद मक्खी से छुटकारा पाकर ही किया जा सकता है। इस रोग से बचाव के लिए मिर्च की क्यारी में बुआई से पूर्व कार्बोफ्यूरान 3G 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भूमि में मिलाएं तथा पौधरोपण के 15 से 20 दिन बाद डाइमिथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी की दर से घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 से 12 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फूल आने के बाद उपरोक्त कीटनाशक दवाओं के स्थान पर मैलाथियन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अधिकतम रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार और पंत C1 को लगाना चाहिए। इससे रोगों की समस्या आपकी फसल में नहीं आएगी और मिर्च की भरपूर पैदावार मिलेगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।